Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hello friends, welcome to my YouTube channel. ये लेक्चर है बीपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपने कंप्लीट सिलेबस देखा होगा। इस पीटी में जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें आज मैं सेकंड पॉइंट इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग को कवर करने वाला हूँ। इसमें से चूँकि जो सेक्शन 2.5 है नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सेक्शंस थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। बाकी सेक्शंस छोटे छोटे हैं, मतलब सब सेक्शंस, तो उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके एसोसिएटेड मैं एक टेस्ट सीरीज भी बनाया हूँ, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। कोई लॉगिन वगैरह, कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, क्लास 10th एनसीईआरटी से आप इसको कवर कर सकते हैं। इवन क्लास 10th एनसीईआरटी भी काफ़ी ज़्यादा वर्बोस है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, उसमें उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रीफ, इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में आता है वो वैसे बिजनेसेस आते हैं, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं जिसमें कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। सोर्सेज नेचुरल, डायरेक्टली आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। इनडायरेक्टली तो आप सेकेंडरी में भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे, बट हियर इन प्राइमरी सेक्टर यू आर डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर itself constitutes of almost 90% of the primary sector. Fisheries and poultry are now part of agriculture itself. सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज होते हैं, कंपनी वगैरह सेटअप करना होता है, हैवी मशीनरी की यूज की जाती है। तो इन ब्रीफ आप याद रख सकते हैं सेकेंडरी को इंडस्ट्रीज से। इसका अगर एग्जांपल ले लेंगे तो टाटा मोटर्स, L&T और बहुत सारे ले सकते हैं, गेल, भेल, बीडीएल, ये सारी कंपनीज जो हैं, मैंने मोस्टली पीएसयू का नाम लिखा, ये तीनों पीएसयू हैं और ये सभी सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी सेटअप है इनकी, और कंपनी में ये रॉ मटेरियल्स जो भी इनके पास आ रहे हैं उसको एक दूसरे फॉर्म में प्रोसेस करके दे रहे हैं। जिसमें बता दूं कि ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, ये हैवी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनी है, और ये गैस अथॉरिटी गैस रिलेटेड कंपनी है। टर्शरी इज सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर को इन ब्रीफ अगर आप एक सिंपल एग्जांपल से याद रखना चाहें तो आईटी से रख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी हैं, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, etc। अब इन सब के बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि माइनिंग
इस सेक्टर में आता है लेटेस्ट से कोल माइनिंग, और यू कैन आस्क फॉर एनी मिनरल। तो ये माइनिंग कौन से सेक्टर में आता है? चूंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर में रखा जाए, या फिर एक कंपनी के थ्रू सेटअप है, जैसे कि कोल के लिए आप कोल इंडिया लिमिटेड देखते होंगे, और इसी तरीके से एनएलसी है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, लिग्नाइट एक्सट्रैक्शन के लिए। ओएनजीसी वायर एक्सट्रैक्शन करती है, क्रूड ऑयल के लिए है। तो इस तरह की कंपनीज किस सेक्टर में काम कर रही हैं? तो प्राइमरीली देखा जाए तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगर आपको इन सिंपल पूछा जाएगा कि कोल माइनिंग किस सेक्टर का एग्जांपल है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का होगा, बिकॉज इसमें हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। ये क्या करता है, कोल इंडिया का वर्क क्या है, माइनिंग करता है और उसके बाद कोल को सेल कर देता है। वहीं कंपेयर करें एनटीपीसी से, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके इनपुट्स होते हैं कोल, जो कि सीआईएल ने सेल किया होगा। इसके इनपुट हो सकते हैं पेट्रोलियम, इसके इनपुट्स हो सकते हैं गैस। गैस किसने सेल किया होगा? जीआईएल भी सेल कर सकती है इनको, लेकिन जीआईएल प्रोसेस करके करती है। एनटीपीसी खुद से गैस की कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है, इनको कंज्यूमेबल गैस चाहिए, रॉ गैस नहीं चाहिए। देन इनका आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे एनर्जीज को यूज करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हैं टरबाइन चलाने के लिए, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बेटर वर्ड इज नॉट टरबाइन, जनरेटर। तो एनटीपीसी जो है वो कम्प्लीटली एक प्रोडक्शन कंपनी है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल होगा। इसमें इतना ही है, इसमें सेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, ये 3 है। और कंपोनेंट्स जो डिस्कस करने थे वो इस तरह से हैं। एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं, फिशरी, पोल्ट्री। सेकेंडरी में हमने देखा इंडस्ट्रीज में आप अगर कंपोनेंट देखना चाहेंगे तो हैवी इंडस्ट्रीज आता है, एमएसएमई आता है, एंड थर्ड इज कॉटेज। इन सबका नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार सुन लेंगे याद हो जाएगा। हैवी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो BHEL, BDL, BHEL, BDL, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो है। देन आप अशोक लेलैंड देखते हैं, ये सभी हैवी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं। MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसमें पेपर कंपनी और जो भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, इस टाइप के जो भी कंपनी है MSME के अंडर में है। और कॉटेज इंडस्ट्री आते हैं जो रूरल और सबर्बन एरियाज में काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कुछ पैकेजिंग वगैरह की कंपनी है, लाइक वो रफ पेपर से हार्ड बॉन्ड पेपर बना रहे हैं, जिसको कूट बोलते हैं, हार्ड बॉन्ड पेपर बना रहे हैं। इस टाइप के मतलब छोटे छोटे कंपनी आसपास में मिल जाते हैं, उनको कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और टर्शियरी का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया। आईटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। अभी इन ब्रीफ इतना समझ लीजिए कि आईटी इज कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी, जो कि कंप्यूटर का प्रोडक्शन नहीं करती है, कंप्यूटर को यूज करती है और इंटरनेट वगैरह को यूज करके किसी न किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करती है।
इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो TCS है। लेट मी क्लीन दिस। IT के एग्जांपल्स देखेंगे तो TCS, इन्फोसिस, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज का काम करती है। कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह का काम करती है, टैमला वगैरह। इतने एग्जांपल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। लाइक इनकम टैक्स वगैरह का भी आप वेबसाइट देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन रेज कीजिए, वो लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स इट, दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस कम अंडर IT। टूरिज्म मालूम है, जैसे मेक माई ट्रिप, गोवा बीबो वगैरह जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है, दैट इज टूरिज्म। IRCTC भी टूरिज्म रिलेटेड ही है। हालांकि IRCTC का टूरिज्म के अलावा भी थोड़ा सा बिजनेस स्कोप आगे जाता है, बट जितना हम लोग यूज कर रहे हैं IRCTC के सर्विसेज को, वो टूरिज्म के अंदर है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप मेक माई ट्रिप ही समझ लीजिए, या फिर लोकल जो भी ट्रेवल्स चलते हैं, इधर से उधर जो बसेस वगैरह में बुकिंग होती है, फ्लाइट्स में बुकिंग होती है, उस टाइप की बिजनेसेस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिगो का बिजनेस, इंडिगो एयर इंडिया वगैरह का बिजनेस सेकेंडरी सेक्टर का है या टर्शियरी सेक्टर का, तो ये टर्शियरी सेक्टर होगा, क्योंकि वो लोग प्योरली ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। इंडिगो का अपना एयरक्राफ्ट नहीं बनाती, एयर इंडिया भी अपना एयरक्राफ्ट नहीं बनाती। दे ऑल आर इन्वॉल्व डायरेक्टली ओनली इन ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली कैटरिंग वगैरह, कैटरिंग में IRCTC भी इन्वॉल्व है, और भी छोटे मोटे कंपनीज हैं इधर उधर। समझने के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आता है विश्वेश्वरैया प्लान। इसमें हम लोग देखेंगे विश्वेश्वरैया, फिक्की, बॉम्बे प्लान, रोलिंग प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान। तो विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने कि इंडिया का फर्स्ट ब्लूप्रिंट रखा था कि इकोनॉमिक्स जो चलती है देश की, वो एक प्लानिंग से चलनी चाहिए। तो उस प्लानिंग का फर्स्ट ब्लूप्रिंट रखा था विश्वेश्वरैया ने, थ्रू हिज बुक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1934। और इनका जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया था, वो कैपिटलिस्ट की ओर इंक्लाइंड था। कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ इन्होंने इकोनॉमिक प्लान बनाया था। सो यू कैन से कैपिटलिज्म। और एक इंडियन व्यक्ति हमेशा से डेमोक्रेसी को प्रमोट करता आया है। तो अगर आपने इकोनॉमिक प्लानिंग में छोटे तबकों का भी ध्यान रखा है और उनके बिजनेस इंटरेस्ट को भी इन्वॉल्व किया है, आपने इस तरह से बिजनेस प्लानिंग की है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उन लोगों का भी सेंटिमेंट्स को वैल्यू कर रहे हैं, देन इट इज डेमोक्रेटिक थॉट, एंड दिस इकोनॉमिक प्लानिंग वाज डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। डेमोक्रेटिक, इनका एम्फेसिस इस बात पर था कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव होकर के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ जाएं। बाद में आप पाएंगे कि नेहरू महालनोबिस मॉडल में भी इस बात पर फोकस किया गया था, और नेहरू जी का यही मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको इंडस्ट्री सेक्टर में मूव करवाना चाहिए। और इनके प्लान में एक मेजर पॉइंट ये था, ये चाहते थे कि नेशनल इनकम एक दशक में डबल हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फर्स्ट इकोनॉमिक मॉडल था, तो बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लोर्ड मॉडल नहीं था।
एक ब्लूप्रिंट था जो कि काफ़ी अच्छा था। देन कम्स फिक्की। फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय एनआर सरकार थे। और ये फिक्की प्लान भी 1934 में ही पब्लिश हुआ था, और इसका भी आइडिया जो था कैपिटलिस्ट ही था। और इसमें जो इम्फेसिस दिया गया था वो इस बात पर दिया गया था कि स्टेट शुड प्ले डोमिनेंट रोल इन इकोनॉमी। सो स्टेट जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, और जो छोटे छोटे सेक्टर्स बन रहे हैं, एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल कह लीजिए कि सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर के अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर के, ये कॉटन एग्रीकल्चर वाले हैं, ये शुगर केन वाले हैं, ये जूट वाले हैं, ये राइस वाले हैं। तो सिमिलरली कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, लाइक कार इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गया। इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, इन लोगों को मार्केट पे कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग नहीं कुछ डिसाइड करेंगे कि कॉटन कितना अधिक उगाना चाहिए या कम उगाना चाहिए, इस साल शुगर पे प्रोडक्शन में क्या डिसीजन मेकिंग रखनी चाहिए, इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये स्टेट कंट्रोल करेगी थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। आई थिंक ये एग्जांपल क्लियर होगा। इसके बाद एक कांग्रेस प्लान था, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और इस सिलेबस में लिखा नहीं है, तो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे अगर समय मिला और ज़रूरत लगी तो। देन कम्स बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आज़ादी के जस्ट पहले घोषित हुआ था 1944-45 में, 2 साल पहले लगभग। इसे बनाया था 8 कैपिटलिस्ट्स ने मिल करके। नाम मैं पढ़ देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ सभी का, जस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट नाम मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें JRD टाटा थे, GD बिरला, AD श्रॉफ, इसके अलावा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, लाला श्रीराम, अवधेशीर दलाल, कस्तूर भाई लाल भाई, जॉन मठाई, ये लोग थे। तो आप इतना 3 नाम याद रखिएगा। जनरली नाम तो नहीं पूछना चाहिए, बस प्रिपेयर्ड बाय 8 कैपिटलिस्ट इतना ध्यान में होना चाहिए। और इसका फोकस किस बात पर था, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहते थे कि सुधार हो, जमींदारी सिस्टम खत्म हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज हो, और इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, इसमें आप इस तरह से चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे क्लॉथ्स हैं, टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट्स हो गया, जो जो कि लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। बड़ा पाव हो गया, बड़ा पाव की कोई बड़ी कंपनी नहीं होती है, वो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज में ही होते हैं। तो इस तरह के कंज्यूमर गुड्स की भी कंपनी को भी प्रमोट करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि क्या होगा कि बड़े कंपनीज आ जाएंगे तो ट्रक, एरोप्लेन, रेलवे, ये सब तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग डेवलप नहीं हो पाएगी। क्वालिटी ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि डेली यूज वाले सामान बनाते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स प्रमोशन में इनका कहना था एक्टिव रोल ऑफ स्टेट, नॉट डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट। तो आई होप कि लास्ट एग्जांपल में आपने समझा होगा कि डोमिनेंट रोल क्या होता है। डोमिनेंट रोल में वो नीचे पूछेंगे नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर शुगर का
खेती ज़्यादा हो गया था, आपको शुगर केन की खेती अधिक हो गई थी, शुगर का रेट आपको कम मिल पाया, आपको लॉस हुआ है, तो इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ स्टेट डिस्कस नहीं करता था किसान से। बट यहाँ पर एक्टिव रोल में उनको डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर, जिसमें कि फ्री एजुकेशन और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक मिनिमम वेजेस, मतलब न्यूनतम सैलरी कुछ तो फिक्स होना चाहिए, ऐसा बोल करके सामाजिक इंश्योरेंस बीमा, मतलब सोशल इंश्योरेंस, ये सब इन्वॉल्व था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भले ही लोगों ने जो बनाया था इस बॉम्बे प्लान को, वो कैपिटलिस्ट कहलाते थे, अब पूंजीवादी कहलाते थे, लेकिन इनका जो माइंडसेट था, जो इन्होंने बना करके दिया था, वो कम्प्लीटली देश के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात कही गई थी, और एकदम सोशलिस्ट विचारधारा के साथ ये बनाया गया था। इसमें आपको कहीं पर ये नहीं दिखेगा कि ये कैपिटलिस्ट मतलब सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं और गरीब लोगों को पीछे छोड़ दे रहे हैं, या उनके एजुकेशन वगैरह को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग सभी को ऊपर से नीचे तक सबको साथ में लेकर के चल रहे थे, और इनको ये मालूम था कि अगर ये शुरू में फ्री एजुकेशन देंगे, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रखेंगे, तो लोग एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और वो लोग आगे बढ़ेंगे। जब छोटे तबके से लोग आगे बढ़ते हैं, उनको स्ट्रगल करना आता है, वो आगे भी काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, और वो फिर जब ये बड़ी कंपनीज बनेंगी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात कही जा रही है, ये सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग से नहीं हो जाता है, इसके लिए लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स एंड अदर वर्कर्स चाहिए होता है। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंजीनियर, लॉयर, इवन मेडिकल टीम की भी ज़रूरत पड़ती है, खास करके आप देखेंगे माइनिंग रिलेटेड कंपनी हो, या फिर जहाँ पर हीट या डस्ट वगैरह का इम्पैक्ट काफ़ी अधिक होता है, वहाँ मेडिकल टीम चाहिए होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ पूंजीपति लोग इस चीज़ को चला सकते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन सिस्टम जो होगा, वो नीचे के तबके से लोग पढ़ लिख करके आएंगे, तभी हो पाएगा। तो इस चीज़ को ये लोग ध्यान में रखते हुए पूरे सोशल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे थे। तो बॉम्बे प्लान इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 1977 से 78 के बीच में क्या हुआ था कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान शुरू ही हुआ था, तब इसको एबॉलिश कर दिया गया। किसके द्वारा? जनता गवर्नमेंट के द्वारा। जनता गवर्नमेंट एबॉलिश्ड दिस फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देन व्हाट केम? जनता गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम न्यू प्लान लाते हैं, दैट इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इसका नाम रखा इन्होंने रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान इसलिए क्योंकि ये बोले कि हम एक बार में नहीं डिसाइड करेंगे कि पूरे 5 साल क्या करना है, ये रोल करेंगे। फिर मीन्स फर्स्ट ईयर कुछ प्लान करेंगे कि हमें कौन सा काम करना, और वो 1 साल तक में कितना हो पाएगा। सेकेंड ईयर उस प्लान को चेक बैक करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में हमने टारगेट रखा था फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकेंड ईयर के स्टार्ट में, वो चीज़ हो गई है या नहीं। अगर हो गई है तो आगे प्लान करेंगे और टारगेट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। अगर नहीं हो पाई है तो अगली बार इकोनॉमिक प्लानिंग को थोड़ा सा ईज करेंगे।
इस तरह से फिर तीसरे ईयर सेकेंड ईयर के एंड तक का प्रोग्रेस देखा जाएगा, देन फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर। तो इस तरह से हम लोग बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि पिछले साल हम लोगों ने क्या टारगेट रखा था और कितना अचीव किया है। तो वो मुड़ने वाले प्रोसेस को इन्होंने नाम रख दिया रोलिंग प्लान। इसमें भी रोलिंग प्लान के 3 कंपोनेंट्स थे। ये 3 कंपोनेंट्स क्या क्या थे? प्लान फॉर करेंट ईयर, सेकंड वाज प्लान फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, and third was plan for, not plan for, third was perspective plan। प्लान फॉर करेंट ईयर जो होता था वो इस साल क्या क्या करना है वो सोच करके एक प्लान बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल कहीं पर सीमेंट फैक्ट्री लगवानी है, कहीं पे माइनिंग शुरू करवाना है, इस तरह का कुछ कुछ प्लान बना करके उसको करंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाता था और इसमें जो भी खर्च होना होगा वो बजट में पब्लिश किया जाता था। फिर नंबर ऑफ ईयर्स में प्लान 3 साल या 4 साल या 5 साल ऐसा कुछ होता था और इन प्लान्स को बीच बीच में मॉडिफाई भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑल्सो। अब कहीं स्टेट में इलेक्शन आ गया तो जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान को शिफ्ट करना पड़ सकता हो सकता है जो पैसे बिहार में खर्च होने थे वो महाराष्ट्र में खर्च होने लग जाए, जो पैसे गुजरात में खर्च होने थे वो बिहार में होने लग जाए। तो इस तरह की खिचड़ी पकाने के लिए ये क्या कह सकते हैं एक छोटा सा क्लॉज उन लोगों ने अपने सेफ्टी के लिए रख लिया था। देन वाज पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान वैसे प्लान्स थे जो कि काफ़ी लंबे टर्म के लिए चलता है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स काइंड ऑफ थिंग। और इसका कोई फिक्स स्टार्ट डेट या एंड डेट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल लेट अस से दिल्ली से लेह तक का रोड बनवाना है तो सारे जगह तो एक बार में ज़मीन खरीद करके रोड बनना शुरू नहीं होगा। तो ये बस प्लान रख दी जाती थी, जहाँ जहाँ जैसे जैसे पॉसिबल है लोग मतलब गवर्नमेंट ज़मीन खरीदते जाते थे। लेट अस से ये दिल्ली है, दिस इज लेह। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रही है ज़मीन खरीदते जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से पैसे रिलीज होते जाएंगे उस हिसाब से ये रोड बनता जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए इस काइंड ऑफ प्लान को इन्होंने पर्सपेक्टिव प्लान में रखा था। अब रोलिंग प्लान के थोड़े बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। रोलिंग प्लान के अगर प्लस पॉइंट्स देखे जाए तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये फ्लेक्सिबल था। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक ब्रिज बनवानी है, ब्रिज बनाने में एक्सपेक्टेड है कि 2.5 ईयर्स लगेगा। फर्स्ट ईयर में ये पिलर्स देंगे, सेकेंड ईयर्स में यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लाएंगे और ब्रिज बनाने के लिए फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड सेकेंड एंड हाफ ईयर में
रॉ मटेरियल्स को सारा पुट करके और ब्रिज बन जाएगा। बट क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो इन्होंने सोचा था कि पिलर देंगे, वो कुछ फ्लड आ गया तो पिलर नहीं बन पाई, या किसी प्रॉब्लम से नहीं बन पाई। हो सकता है कि मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। तो उस चीज़ को ये सेकेंड ईयर के बजट में मॉडिफाई कर सकते थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर थी। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखें तो लिख सकते हैं, allows revision and adjustment। और this is first point, this is second point, and third point is continuous monitoring। continuous monitoring, इसमें एक बात ये होगी कि फॉर एग्जांपल इस ब्रिज को बनाने में अगर पहली बार में ये सोचा जाता कि ये 2.5 ईयर्स में बनेगा, इसके लिए फंड एलोकेट कर दो और सो जाओ, एंड 2.5 ईयर में जा करके देखेंगे तो पता चला कि वहाँ पर कुछ तो बना ही नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। और इसमें फिर जो भी सरकारी एम्प्लॉय हैं, BDO CO DM, इन सबसे जो भी सवाल जवाब होना होगा कि आपने क्यों नहीं ब्रिज बनाया था इतने दिनों में, पब्लिक को कितनी परेशानी हुई, अभी हमारा इलेक्शन का टाइम आ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस चीज़ से बचते हुए क्या हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल पिलर्स के लिए सिर्फ फंड दिया गया था, तो फिर सेकेंड ईयर में आगे के लिए फंड दिया जाएगा, रॉ मटेरियल्स जो ब्रिज बनाने के लिए चाहिए, मेटल्स वगैरह। अगर फर्स्ट ईयर का काम नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है तो फर्स्ट ईयर के ही एंड में सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। इसके लिए 2.5 ईयर गवर्नमेंट बैठी नहीं रहेगी, सोई हुई नहीं रहेगी इनफैक्ट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रोलिंग प्लान। यहीं पे इसके कंपेयर में अगर देखा जाए निगेटिव पॉइंट्स, तो निगेटिव पॉइंट है कि ये बार बार प्लान्स को रिवाइज करने के चक्कर में होता ये था कि कभी भी टारगेट एक्चुअली कंप्लीट तो होता नहीं है जितना सोचा जाता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है, मोस्टली कम ही होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जितना प्लान किया गया था उसमें से एक छोटा सा पोर्शन है जो कि कंप्लीट हुआ हो। सेकेंड ईयर रिवाइज करने में फिर से एडिशनल माथापच्ची करनी पड़ती है कि अच्छा कितना काम हो गया है, उसमें से कितना काम है जो कि तुरंत हो जाएगा, कितना काम हैवी लेबर इंटेंसिव होगा, इस तरह से एडिशनल माथापच्ची होती थी। दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर काम किसी ने पहले कंप्लीट कर दिया और जितना फंड दिया गया था वो तो कंज्यूम हो गया, तो बाकी दिन लेबर लोग बैठ करके क्या करेंगे, इंजीनियर लोग उधर जा करके ताश खेलेंगे, क्योंकि काम तो खत्म हो गया, फंड है नहीं, तो बस क्या कर सकते हैं, बैठ करके सैलरी खाएंगे, ताश खेलेंगे। और इसी प्रकार से इसका कुछ इम्पैक्ट देखा जाए तो ये जो रोलिंग प्लान था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक मैक्सिको, म्यांमार, उन जगहों पे फेल हो गई है, फेल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इसी के कंपेयर में देखेंगे तो ये सेम प्लान सक्सेसफुल रही है कहाँ पर, सक्सेसफुल रही है डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, पोलैंड, इस तरह की कंट्रीज में। और ये प्लान काफ़ी ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया था, ये 1978 से शुरू हुआ था, 83 में ख़त्म हो गया था। सॉरी 83 में ख़त्म होना था, लेकिन ये काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, 1980 के अराउंड ख़त्म हो गया था, क्योंकि मोरारजी देसाई जी को जबरन इस्तीफ़ा दिलवाया गया। उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह बने थे, वो 170 डेज के लिए ऑफिस होल्ड किए। उसके बाद उनकी भी छुट्टी हो गई, इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी जी जीत गए, रोलिंग प्लान को बंद कर दिया, रोल ऑफ कर दिया।
इसके बाद जो है राव मनमोहन मॉडल, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा मॉडल है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। और जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, हमारे गांधी जी। तो गांधीयन प्लान किस तरह का प्लान हो सकता है, आप इमेजिन कीजिए। इनफैक्ट मेरे पढ़ाने के पहले आप एक दो तुक्के लगाइए कि गांधीयन प्लान में क्या क्या रहा होगा। हाँ, वही सिंपल आप आई थिंक सोच पाए होंगे। जो इसका एम्फेसिस था गांधीयन प्लान का, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस पर था बेस्ड। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस पे बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चाहते थे, यानी कि स्टेट बेस्ड कुछ भी ना हो, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग हो वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लोकल लोग डिस्कस करके अपना इकोनॉमी चला दें। लाइक वैसे कंडीशन में क्या हो रहा होता, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में होता है कपास की खेती मोस्टली, महाराष्ट्र में। तो वो लोग डिसाइड कर रहे होते कि अच्छा कितना कपास उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए। बिहार, यूपी, राजस्थान ये सब सोच रहे होते कि कितना शुगर केन उगाना चाहिए, कितना राइस एंड वीट उगाना चाहिए। तो इन द सेम वे आप देखिए, एक रफ स्ट्रक्चर में बना रहे। हाँ, तो ये थोड़ा सा रफ स्केच है। तो आप ये सोचिए कि गांधीयन प्लान में ऐसा हो रहा होता कि ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र स्टेट इज लाइक दिस। तो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पर कपास का डिसीजन हो रहा होता। बिहार, यूपी, राजस्थान वाले क्षेत्र में शुगर केन का प्लानिंग चल रहा होता। देन अगेन बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा और ये पंजाब वाले एरिया में पैडी और वीट वगैरह का प्लानिंग चल रहा होता। गोवा बेचारा सिर्फ माइनिंग वगैरह प्लान कर रहा होता, क्योंकि वहाँ उनके पास ज़्यादा खेती नहीं है। यहाँ पर चाय कंट्रोल कर रहे होते असम, दार्जिलिंग वगैरह का क्षेत्र, इधर भी चाय वगैरह की खेती होती है। ये काफ़ी इम्बैलेंस्ड होता है, मतलब गांधी जी ने जो प्लान किया था वो एक छोटे स्ट्रक्चर के लिए सही है, जिसमें कि लोग सिर्फ जी सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को एक्सपैंड होना है, लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाना है, आगे बढ़ना है, तो वो मतलब सेल्फ सस्टेनेबल विलेज बहुत ज़्यादा ये नहीं था, पॉजिटिव आइडिया नहीं था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि मतलब इस प्लान में होता ये कि किसी को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही होती। और जैसे कहते हैं ना, मतलब ग्रीड नहीं है तो इंसान कहीं भी सुखी से रह लेगा। तो गांधी जी के मॉडल में वो चीज़ दिखता था कि अगर ग्रीड नहीं है तो आप कहीं पर भी जी सकते हैं। बट समय के साथ अगर आप देखें आज के डेट में, तो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स एक तरह से ज़रूरी आइटम बन गया, क्योंकि आपको कहीं पर ट्रेवल करना है तो आप चाहे तो पहले के तरीके से दाएं बाएं लोगों से पूछ पूछ करके जा सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल है तो अगर कोई नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं, आप जीपीएस वगैरह को यूज करके। तो मोबाइल खरीदने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए होगा, हो सकता है आप सेल्फ सस्टेनेबल विलेज मॉडल में ना जनरेट कर पाएँ, क्योंकि उसमें खाने पीने के रहने की ज़िंदगी बसर हो जाएगी। छोड़िए, और समझने वाले पॉइंट्स उनके लिए थे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले रहे हैं। बाकी जो पीटी एग्ज़ाम के लिए है उसमें ये है कि एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सस्टेनेबल विलेज बेस्ड मॉडल है। ये जो फॉर्मुलेट किया गया था, फॉर्मुलेटेड बाय
श्रीमन नारायण अग्रवाल। अग्रवाल। और ये भी कब किया गया था? 1944 में। ऑब्वियसली एस एन अग्रवाल जो थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल, गांधी जी के भक्त थे। वो गांधी जी को मतलब अपने आइडियल मानते थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान में रखने वाली है कि उनकी जो माइंडसेट थी गांधी जी की, या फिर गांधीयन प्लान में जो दिखता है, उस फिलॉसफी में इंडस्ट्रीज का कहाँ पर जगह था? वो क्या इंडस्ट्री मतलब रैपिड ग्रोथ चाहते थे, जैसा कि बाकी सारे प्लान्स में आपको देखने को मिला अभी, या फिर माइल्ड ग्रोथ चाहते थे, या बिल्कुल भी नहीं चाहते थे? तो जो गांधी जी थे वो पर्सनली वो तो इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि गांधीयन प्लान की बात की जाए जो कि एस एन अग्रवाल जी ने बनाया था, उसमें ऐसे था कि हैवी इंडस्ट्रीज इनक्रोच ना करे, वो मतलब बिल्कुल अलग ही सेक्टर चलता रहे, और जो भी इंडस्ट्री इन जनरल सेटअप हो रहा है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार की इंडस्ट्री बन रही है तो ऐसे जगह पर बनाओ जिससे कि किसानों पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, उनका ज़मीन ना लेना पड़े, और किसानों को अपना जॉब छोड़ करके इस कंपनी में ना जाना पड़े। इस तरह का आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। दूसरा, आप कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं सेटअप करोगे जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हानि हो। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था, शुगर केन से, जो शुगर केन है, इससे बनता था रावा या गुड़। हिंदी में गुड़ भी बोलते हैं। और इसी को एज ए स्वीट यूज करते थे। लेकिन बाद में इंडस्ट्री सेटअप होने लग गया, इसमें रिफाइनिंग वगैरह होने लगी, और धीरे धीरे ये शुगर का स्ट्रक्चर ले लिया। और फिर मार्केट में धीरे धीरे शुरू हुआ कि नहीं, ये रवा तो काला काला दिखता है, गुड़ भी ब्राउन ब्राउन दिखता है, शुगर बड़ा मस्त वाइट दिखता है, तो लोग शुगर खरीदना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे रवा और गुड़ की इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब आज के डेट में रवा और गुड़ काफ़ी कम मिलता है, शुगर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और फाइनल इम्पैक्ट क्या रहा कि अब ये चीज़ गरीब किसान प्रोड्यूस कर लेता था पहले, अब नहीं करता है, क्योंकि इसका सेल वैल्यू नहीं बचा, वो सेल नहीं कर पा रहा। और शुगर इंडस्ट्री लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि हर एक किसान के बस की बात नहीं है। तो शुगर इंडस्ट्रीज इस कॉटेज इंडस्ट्री को ओवरटेक कर गया, और अब किसान ज़्यादा भूखे मर रहे हैं पहले के कंपेयर में। अब इन द सेंस, अभी तो फिर से थोड़ा सा किसानों का हालत थोड़ा थोड़ा सुधरना शुरू हुआ है, बट ये जो बीच का दशक था 90 से, अगर 2005 के आसपास की बात की जाए, तो किसानों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ये छोटे इंडस्ट्रीज इनके बंद हो गए थे, और इस तरह की इंडस्ट्रीज ओवरटेक कर रही थी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हालांकि अभी देखिए फिर से लोग इस शुगर को बाइकआउट करके ब्राउन शुगर पे आ रहे हैं, जो कि इसका एक हाइब्रिड मॉडल है। हालांकि ब्राउन शुगर भी डायरेक्टली फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है लोग सुधरते सुधरते बैक टू बेसिक्स में पहुंच जाएं। खैर, ये स्मॉल एग्जांपल था, जो कि गांधीयन प्लान किस तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहता था। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया है तो इसमें आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड स्मॉल वन इज पीपल्स प्लान। ये एम एन रॉय ने बनवाया था, और ये जो PWRC के पहले चेयरमैन भी रह चुके थे। PWRC पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी
हानि हुई थी इंडिया को इन टर्म्स ऑफ लेबर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। उसकी भरपाई कैसे की जाए, उससे क्या सीख लेनी चाहिए और हमें अब आगे क्या क्या करना चाहिए देश की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। तमिन रॉय उसके चेयरमैन भी रह चुके थे और इन्होंने ही पीपल्स प्लान लाया था। कब लाया था? ये भी 1945 में आया था, मतलब कि गांधीयन प्लान के आसपास। और इसका जो एम्फेसिस था एग्रीकल्चर पर भी था और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पर भी था। इक्वल वेटेज रखा गया था, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को पीछे से कंपेयर करके देखें तो बॉम्बे प्लान भी इसी तरह का कुछ मॉडल रखना पसंद की थी। और बॉम्बे प्लान भी कब आया था? 1944-45 के ये अराउंड आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट दिस वन इज आल्सो वेरी स्मॉल टू लाइनर, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान, आप बिहार से हैं तो ऑब्वियसली आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जो है जेपी नारायण जी ने लाया था। कब? 1950s में। और इस सर्वोदय प्लान का जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था गांधी जी से और आचार्य विनोबा भावे से। इसके अलावा जो दो प्लान्स रह गए थे, हमने नेहरू प्लान डिस्कस नहीं किया है, राव मनमोहन प्लान डिस्कस नहीं किया है, और रोल ऑफ अ स्टेट इन प्लानिंग डिस्कस नहीं किया। तो हम लोग और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2.5 और 2.7 डिस्कस कर लेंगे। 2.11 इज अगेन अ बिग टॉपिक, तो इसको फिर से अलग से डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।